नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज क्लास 12th के यूके बोर्ड में पूछे गए 2017 में शेष प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, स्थिरीकरण को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। ठीक है ना। तो स्थिरीकरण क्या होता है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम किसके साथ करते हैं? अल्कोहल के साथ करते हैं। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनता है आपके पास? ये जो हमारा अल्कोहल है इसका OH और कार्बोक्सिलिक अम्ल का H आपस में क्रिया करता है, क्या बना देगा? H2O का निर्माण करता है। ये OH और ये H आपस में क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? H2O का निर्माण करता है। बचा क्या आपके पास? RCOO नेगेटिव, क्योंकि H तो पॉजिटिव में हट गया होगा, और यहाँ पे क्या बचा? R पॉजिटिव, तो RCOO, और यहाँ पर R। अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हो? CH3 करते हो तो क्या बन जाएगा? पे CH3COO, और यहाँ पर भी क्या है? CH3 हो तो CH3 बनेगा, C2H5 होगा तो C2H5 आप लिख देंगे। ठीक है ना। इसका नाम होता है एल्किल एल्कनोएट, यानी अगर हम मेथिल लिखेगा तो क्या लिखेंगे? मेथिल मेथिल एथेनोएट होगा, क्योंकि यहाँ पे मेथ एथ हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे एथिल है, यहाँ पर भी एथिल है, तो क्या हो जाएगा? एथिल एथ और एक ये कार्बन हो गया, तो क्या हो गया? प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल के साथ की जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न संख्या 22, यानी क्वेश्चन नंबर 22 ख। एन ब्यूटिल अल्कोहल का क्वथनांक इसके समावयवी डाई एथिल ईथर से ज्यादा क्यों होता है? इनका अर्थ है कि एन ब्यूटिल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, इसका जो समावयवी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, लेकिन जो इनकी संरचना होगी वो भिन्न होगी। इसके समावयवी डाई एथिल ईथर से ज्यादा क्यों होता है? अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्यों? तो यहां पर आप आंसर लिखेंगे एन ब्यूटिल अल्कोहल। एन का मतलब होता है कि कार्बन की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित होगी, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, एन वाला सीधी श्रृंखला, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन। अल्कोहल यानी OH में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, यानी एन ब्यूटिल अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। जबकि डाई एथिल ईथर, डाई एथिल C2H5O C2H5, डाईएथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से संबंधित होता है। ऑक्सीजन परमाणु किससे जुड़ा होता है? कार्बन से जुड़ा होता है, तथा हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। इसके बीच कौन सा बंध अनुपस्थित होगा? हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, ईथर में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, इसलिए एन ब्यूटिल अल्कोहल का क्वथनांक डाईएथिल ईथर से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 गो। क्या होता है जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है? तो जब फिनॉल को जिंक के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। कैसे कैसे होगा? ये जिंक जो है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? ZnO का निर्माण कर देता है। और हाइड्रोजन जो है, जो इस ऑक्सीजन यानी जहां पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा था उसकी जगह स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना। पहले क्या फॉर्मूला था इसका? C6H5OH था, अब ये क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा, क्योंकि O तो Zn के साथ निकल गया। तो जब फिनॉल की क्रिया जिंक के साथ की जाती है तो बेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को यशद-रज अभिक्रिया भी कहते हैं। यशद-रज अभिक्रिया अगर आपसे पूछे जाएगा तो आपने यही अभिक्रिया लिखनी है, यशद-रज अभिक्रिया। मुझे आशा है आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 अथवा, इसमें जो पहला है आपके पास, अथवा का जो पहला है, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में ऑक्सीकरण विधि द्वारा कैसे विभेद करेंगे? प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है? OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह अन्य यदि एक कार्बन से जुड़ा होगा तो हम क्या कहते हैं? उसको प्राथमिक नाम कहते हैं। ठीक है ना। तो प्राथमिक अल्कोहल या प्राथमिक एल्किल अल्कोहल कहते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर हम किसकी उपस्थिति में करते हैं? क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं। यानी प्राथमिक अल्कोहल का क्रोमिक अम्ल CrO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर, क्या करने पर? ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है। अब कैसे कैसे होगा?
यहां पर आपने ध्यान रखना है कि अल्कोहल का H और एक कार्बन का H आपस में क्रिया करेगा, क्या बना देगा, एक H, दो H, और एक ऑक्सीजन यहां से इसके साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा, H2O का निर्माण करता है, निर्जलीकरण करता है। बचेगा क्या यहाँ पर, CH3। यहाँ पर कितने H बचेंगे, एक H, CH और एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O। यानी एथेनॉल से क्या बन जाएगा, एथ एन अल का निर्माण होता है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर एथेनल का निर्माण होता है। ठीक है, इसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर, इसका ऑक्सीकरण दोबारा करने पर किसकी उपस्थिति में, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 CO एक ऑक्सीजन और यहां पर ऐड हो जाता है और H का निर्माण कर लेते हैं, यानी एथेनोइक अम्ल का निर्माण कर देता है। ठीक है ना, तो आपने क्या लिखना है, यहां पर कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का, इधर भी आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो भी 2 कार्बन का था, यहां पर भी 2 कार्बन है। यानी प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है तथा पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन की संख्या में कमी नहीं आती, 2 कार्बन वाला यौगिक प्राप्त होता है। दूसरा है कि जब द्वितीयक अल्कोहल की क्रिया, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर कीटोन का निर्माण होता है। कैसे होगा, मैंने क्या कहा था, अल्कोहल का H और कार्बन जिस कार्बन से OH जुड़ा उसका H आपस में क्रिया करेगा, क्या बना देगा, H2, और एक ऑक्सीजन इससे यहां जुड़ेगा, क्या बनेगा, H2O का निर्माण कर देगा। बचेगा क्या, CH3 और एक ऑक्सीजन यहां पर जो उपस्थित है, डबल बॉन्ड O, तो किसका निर्माण हो जाता है, कीटोन का निर्माण हो जाता है ना, अल्कोहल से कीटोन। इसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, CH3COOH का निर्माण होता है। ठीक है, प्लस HCOH का निर्माण होता है। अब देखो CH3CO हो गया, एक ऑक्सीजन यहां से यहां गया होगा O, ठीक है, और इसका एक H यहां से ऊपर चला गया, CH3 से एक H ऊपर चला गया, क्या बना दिया, H। अब क्या बचा यहां पर, CH2 बचे, यानी HCOOH, तो दोनों H हो गया। ऑक्सीजन कितने ऐड किए हमने यहां पर, 2 यहां पर किया, 1 यहां पर किया, कुल कितने हुए, 3 ऑक्सीजन ऐड हुए, तो 3O कर लेंगे। ठीक है, यानी द्वितीयक अल्कोहल का क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर कीटोन प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की संख्या में कमी नहीं आती। यहां पर भी 3 कार्बन थे, यहां पर भी 3 कार्बन है। इसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर किसकी उपस्थिति में, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन की संख्या में कमी आती है। यहां पर 3 कार्बन थे, यहां पर भी 3 कार्बन थे, और यहां पर जो उत्पाद मिला वो कितने कार्बन का मिला, 1 और 1, 2 कार्बन का उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कार्बन की संख्या में कमी आती है। तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर किसकी उपस्थिति में, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि तृतीयक अल्कोहल में कार्बन के पास हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है। यानी यहां से H और यहां से H हटाना था, ठीक है ना, यहां पर H है ही नहीं, तो ये कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ख है अथवा का ख, एथेनॉल के निर्जलीकरण या निर्जलन की क्रियाविधि समझाइए। फर्स्ट स्टेप है एथेनॉल का। फर्स्ट स्टेप जब हम क्या करेंगे, निर्जलन की क्रियाविधि की बात करेंगे, तो इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण होता है पहले पद में। यानी यह प्रोटोन के आक्रमण द्वारा, आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोटोन के आक्रमण द्वारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण पहले स्टेप में। यानी अल्कोहल था आपके पास CH3 CH2OH। अब क्या करता है, यहां पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को इस H को दान कर देता है, और क्या बना देगा यहां पर CH3C, H पे C पे कितने H है, 2H, 1H 2H, O उसके साथ H था, और जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये H भी इसके साथ ऐड हो गया, तो इसमें आवेश आ गया प्लस। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यानी अल्कोहल था लेकिन इसमें प्रोटोन ने आक्रमण कर लिया, तो हम क्या कहेंगे इसको, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरा पद
इसी को हमने यहां पर लिखना है CH3 CH2 O, यहां पर H, यहां पर H, यानी द्वितीय पद में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर कार्बन अनायन का निर्माण होता है। यानी दूसरे स्टेप में किसका निर्माण होता है? कार्बन अनायन का निर्माण होता है। कब होगा? जब यहां से निर्जलीकरण होगा। कैसे कैसे होगा? CH3 CH2 जो था ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर इसकी ओर ट्रांसफर कर लेगी, ये जो बॉन्ड है इसकी ओर ट्रांसफर हो जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा? इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, तो किसका निर्माण हो गया? कार्बन अनायन का निर्माण हो जाता है द्वितीय पद में। CH3 CH2 H2O तो क्या हो गया? यहां से बाहर हो गया, H2O। ठीक है। तीसरा पद है कार्बन अनायन से विप्रोटनीकरण करने पर, या कार्बन अनायन का विप्रोटनीकरण करने पर एल्कीन का निर्माण होता है। अब देखो, प्रोटॉन ने यह अभिक्रिया स्टार्ट करी थी, यहां से जो CH3 था, ये वाला CH3 था, यहां पर CH2 और यहां से मैंने एक H को नीचे लिखा हुआ, एक H। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसकी ओर दान करेगा। इसमें कौन सा आवेश आएगा? प्लस आवेश। इसमें क्या आएगा? माइनस आवेश। तो ये जो माइनस और ये प्लस ये आपस में तो बॉन्ड बना देंगे और प्रोटॉन हटा देते हैं। तो क्या कहते हैं? विप्रोटनीकरण, यानी प्रोटॉन को हटाना क्या कहलाता है? विप्रोटनीकरण। तो विप्रोटनीकरण द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। तो पहला स्टेप क्या? प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण, दूसरा क्या? कार्बन अनायन का निर्माण, और तीसरा क्या? एल्कीन का निर्माण होता है। कब? एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि में। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 का प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक को प्रतिकर्षित कर देते हैं। यानी जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं, यानी प्रतिकर्षित कर देते हैं, क्योंकि इन पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहां पर क्या होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो चुंबक को क्या कर देते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी वे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जबकि जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं? प्रतिचुंबकीय व्यवहार करते हैं। और प्रतिचुंबकीय क्या होता है? कि चुंबक को दूर भगाना, और अनुचुंबकीय क्या होता है? कि चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ख है एफ ब्लॉक तत्व की दो विशेषताएं लिखें। आंसर है इसमें ऐसे तत्व, पहली विशेषता ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षकों में भरे जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? F कक्षकों में भरा जाता है। F कक्षक क्या होता है? N-2 होता है। यानी अगर 6s चल रहा है तो आपके पास 4f वहां पर भरा जाएगा। ठीक है ना? तो N-2 F कक्षकों में भरे जाते हैं, F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सेकेंड है इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं कि F ब्लॉक के तत्व की दो श्रेणियां होती है। ठीक है? लेंथेनाइज श्रेणी और एक्टेनाइज श्रेणी। ठीक है ना? तो तीन आप इसकी विशेषताएं यहां पर लिख सकते हैं। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षकों में भरे जाते हैं या F उपकोषों में भरे जाते हैं F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दूसरा इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या रियर एलिमेंट यानी दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। अगला आप क्या लिख सकते हैं कि F ब्लॉक के तत्व की दो श्रेणियां होती है, लेंथेनाइज श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का अयस्कों के पृथक्करण की चुंबकीय विधि को समझाइए। इस विधि का प्रयोग उन अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिसकी अशुद्धि तथा अयस्कों के चुंबकीय गुण में अंतर होता है। यानी जिस अयस्कों के अशुद्धि और अयस्कों के चुंबकीय गुण में क्या होता है? अंतर होता है, उसको शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये चुंबकीय पृथक्करण विधि है। यानी अशुद्धि और अयस्क के चुंबकीय गुण में अंतर होने के कारण इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इस विधि में दो रोलर होते हैं,
दो रोलर होते हैं जिसमें एक चुंबकीय रोलर तथा एक अनुचुंबकीय रोलर होता है और इन रोलरों के चारों ओर एक चमड़े की बेल्ट लगी होती है। यहाँ पर आपको डायग्राम में आपको समझाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि इस विधि का प्रयोग उन अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनके चुंबकीय गुण और अशुद्धि में क्या होता है, अंतर होता है। यानी अयस्क के चुंबकीय गुण और अशुद्धि के जो चुंबकीय गुण होगा उसमें अंतर होगा। यानी जो अशुद्धि होगी वो अनुचुंबकीय होगी और जो अयस्क होगा वो कैसे होगा, चुंबकीय होगा, यानी चुंबकीय और आकर्षित होता है। ठीक है, तो इसमें दो रोलर लिए जाते हैं, एक रोलर ये एक रोलर ये है। दोनों रोलर में एक चुंबकीय रोलर होता है यानी चुंबक का बना होता है, एक अनुचुंबकीय रोलर होता है। ठीक है ना, जिसके चारों ओर एक चमड़े की बेल्ट लगी होती है। ये जो आपके पास दिख रहा है ये चारों ओर चमड़े की बेल्ट लगी होती है। ठीक है ना, जैसे यहां पर लिखा हुआ अनुचुंबकीय रोलर होता है और इन रोलरों के चारों ओर एक चमड़े की बेल्ट लगी होती है। जैसे चूर्णित अयस्कों को इस बेल्ट के ऊपर डाला जाता है, यानी चूर्णित अयस्कों को इस बेल्ट के ऊपर डाला जाता है तो अयस्क चुंबक की ओर एकत्रित हो जाते हैं। तो अयस्क क्या करते हैं, यहां से इधर की ओर आएंगे और चुंबक की ओर एकत्रित हो जाते हैं, यानी चुंबक पे आकर्षित हो जाते हैं और इसमें एकत्रित हो जाएंगे। यहां से घूम के आएंगे, चुंबक पर चिपके रहेंगे और इधर से इस पे गिर जाएंगे। तथा अशुद्धि अलग एकत्रित हो जाते हैं। अशुद्धि क्या होगी, यहां से डायरेक्ट आएगी और इसमें क्योंकि ये अनुचुंबकीय है तो ये चुंबक की ओर आकर्षित होगी नहीं, ये कहां इस अलग पात्र में एकत्रित हो जाती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। ठीक है ना, तो इस विधि का प्रयोग उन अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनके चुंबकीय गुण और अशुद्धि के चुंबकीय गुण में क्या होता है, अंतर होता है। इस विधि में दो रोलर लिए जाते हैं, एक अनुचुंबकीय होता है और एक चुंबकीय होता है। इनके चारों ओर एक चमड़े की बेल्ट लगी होती है। जैसे चूर्णित अयस्क को हम इस बेल्ट के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय अयस्क किसकी ओर, चुंबकीय रोलर की ओर आकर्षित हो जाते हैं और यहां पर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ यानी अशुद्धि अलग पात्र में एकत्रित हो जाती है, अलग पात्र में एकत्रित हो जाती है। तो ये अशुद्धि है और ये अयस्क है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 ख, वर्जन व गालक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर है वर्जन जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, यानी जितना उसका गलनांक उससे कम ताप पर इसको गर्म किया जाता है तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, भर्जन विधि कहते हैं। और जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, उपस्थिति की जगह क्या होगा, अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो उस विधि को हम निस्तापन विधि कहते हैं। इस विधि में जो वर्जन विधि है, इस विधि में सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यानी पीबीएस है, जेडएनएस है, कोई भी हमारा सल्फाइड अयस्क होगा उसको हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं और पीबीओ तथा SO2 का निर्माण करते हैं, यानी ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं और अशुद्धि भी ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है। अगला है गालक। अयस्क में उपस्थित अगलनीय पदार्थ को गलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे गालक कहलाता है, या उसे क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। गालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक तथा क्षारीय गालक। ये किसके आधार पर होते हैं, अशुद्धि के आधार पर होते हैं। यानी अयस्क में उपस्थित जो अगलनीय पदार्थ होता है उसको गलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे गालक कहते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक तथा क्षारीय गालक, अशुद्धि के आधार पर। तो मुझे आशा है कि आप इतने प्रकार के प्रश्न को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा और अगर किसी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर अभी 28 मार्च को है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।